हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में जो प्रश्न था वो ये कि विवाह का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन मैरिज फिर भी हो नहीं पा रही, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और कब तक होगी, ये सवाल है। देखिए, सबसे पहली स्थिति तो इसको समझते हैं कि सेवेंथ हाउस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि क्वेश्चन मैरिज से जुड़ा हुआ है। तो जो सेवेंथ हाउस है उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, केतु वहां पे विराजमान है। इसके अलावा और किसी भी ग्रह की दृष्टि सेवेंथ हाउस के ऊपर डायरेक्टली नहीं है। इसका मतलब है कि सेवेंथ हाउस यानी कि मैरिज के कंसर्न में दो प्लैनेट ही सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक राहु और दूसरा है केतु। जुपिटर और मून ये दोनों फोर्थ हाउस में बैठे हैं और जब भी कोई ग्रह अपने एक किसी भाव से 10वां बैठा हो तो वो उस भाव को इम्पैक्ट जरूर करता है। लॉजिक क्या है कि अगर 10th हाउस में कोई ग्रह बैठेगा तो वो आपको जब स्टेटस देगा तो उसका नतीजा आपके फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनालिटी पर होगा। उसी तरीके से अगर मैरिज को देखें तो मैरिज 7th हाउस है, उससे 10th होता है 4th हाउस। तो यहाँ पे चंद्रमा और गुरु इन दोनों का योग बना हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ सुख ये दो ग्रह देने का प्रयास करेंगे और ये ओवरकम करेंगे किस चीज को, केतु के प्रभाव को। क्योंकि केतु जैसा ग्रह जहां बैठता है वो वहां से उस चीज से हटाने का प्रयास करता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो कई बार ऐसा में केतु विवाह से हटाने का प्रयास करते हैं। इस सिचुएशन में चंद्रमा और गुरु का जो प्रभाव आएगा वो सपोर्ट करेगा मैरिज को होने में। अब देखिए, एक कंसेप्ट होता है अर्गला और विरगला का, ठीक। इसके तहत देखा जाए तो जो प्रभाव चंद्रमा और गुरु करेंगे उसको रोकने की कोशिश सूर्य और बुध करेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैरिज होगी लेकिन मैरिज होने में काफी ज्यादा आपको एक चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने वाली स्थितियां नजर आती है। कुंडली के चारों ही केंद्र भरे हुए हैं, जिसमें से 3 शुभ ग्रह हैं और 3 कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह हैं। तो लाइफ जो है वो मिक्स्ड नेचर की कही जा सकती है। शनि लाभ भाव में दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर, और इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं शुक्र, वो किस्मत में ही बैठे हैं। ये दोनों प्लस पॉइंट के तौर पे देखा जा सकता है। सेकंड हाउस में मंगल का बैठना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो वाणी होगी वो थोड़ी सी एग्रेसिव या एंगर को इन्वॉल्व कर सकती है। और ऐसे जल तत्व है वहां पर, और मंगल यहाँ पे द्वितीय स्वभाव राशि में बैठा है। अगर देखें हम जो नाड़ी सिस्टम है उसके हिसाब से, तो मंगल का द्वितीय स्वभाव राशि में बैठना, जो कि मंगल उसमें हस्बैंड का कारक माना जाता है, और ऐसे में इस प्लेनेट का द्वितीय स्वभाव राशि में बैठना 2 मैरिजेस की कंडीशन बना सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरी चीज, अगर हम पराशर सिस्टम पे ही रहें तो इसके हिसाब से देखिए, गुरु जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, जो कि उनके नैसर्गिक शत्रु होते हैं, और कुंडली में गुरु शुक्र वैसे भी शत्रु हैं। इस कारण से गुरु जो हैं वो इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, जिसे कहेंगे शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु की राशि में बैठे हैं। पराशर सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो
कन्या के विवाह का कारक ग्रह होता है गुरु। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है आपके कारक ग्रह गुरु के कारण, पहली चीज। अब एक बार फटाफट से नॉर्मल कुंडली एनालिसिस करते हैं और फिर आगे की चीजों पे आ जाएंगे। देखिए, इस कुंडली के अंदर जो सोचने का ढंग है ना वो राहु देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मिड पॉइंट जो है वो राहु का ही आया है और राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा है, इसलिए जातिका जो होंगी वो काफी ज्यादा खुले ख्यालों की होंगी और बहुत ही ज्यादा डीप थिंकिंग माइंड्स जो होता है उसे कहा जा सकता है। अगर पॉजिटिव साइड से देखा जाए तो ऐसा इंसान किसी बड़े रिसर्च वर्क को करने में सक्षम हो सकता है। रीजन ये है कि उनका जो सोचने का ढंग है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव वे में चीजों को बनाने की क्षमता रखता है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन यही सबकॉन्शियस माइंड राहु जो कि सोचने का ढंग है उसका कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सेस कॉम्बिनेशन से 7th हाउस के ऊपर दृष्टि होना, तो वो अपने पार्टनर को लेके भी बहुत सारी चीजों को सोच सकता है। ये एक रीजन हो सकता है सिलेक्शन वाले पॉइंट पर। ध्यान रखिएगा कि ऐसे में इंसान ज्यादा सेलेक्टिव अप्रोच अपना सकता है, एक ये कंडीशन बनती है। दूसरी बात यह है कि जो सोचने का ढंग है राहु वो शनि की राशि में विद्यमान है, ऐसे स्थिति में भी कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो धीरे धीरे करके यानी कि डिले होते हुए काम करती हुई नजर आ सकती है। ये तो हुई पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारे लिए सूर्य। सूर्य जो है वो इस लगन कुंडली में 7th हाउस का मालिक है, जो हमारा क्वेश्चन भी 7th हाउस से है। तो देखिए, सूर्य जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अनुराधा नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा देरी वाली संभावनाएं बनती हैं। इसका मतलब एज ऑफ 33-36 इस ड्यूरेशन के बीच में जो है मैरिटल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। शनि जो है वो सूर्य के नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं कुंडली में, क्योंकि सूर्य और शनि एक घर आगे पीछे बैठे हैं, इसीलिए मित्र हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सूर्य एक न्यूट्रल नक्षत्र में बैठे हैं, बस डिले होगा और चीजें ना तो बहुत अच्छी ना तो बहुत बुरी, मैरिड लाइफ को भी हम न्यूट्रल मानेंगे। ठीक है, प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि सूर्य 10वें भाव में जो है दिशा बली हो जाते हैं, इस कारण से वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में सक्षम रहेंगे, ये प्लस पॉइंट है। अब देखिए दूसरी चीज, चंद्रमा जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जब हम मैरिज को देखते हैं। तो चंद्रमा से 7th हाउस को भी देखा जाता है। चंद्रमा से 7th हाउस के ऊपर जुपिटर का इम्पैक्ट है, वहां पे सूर्य जैसे ग्रह का बैठना ये थोड़ी सी चुनौती देगा। सूर्य का यहाँ बैठना और खासकर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठना ईगो वाले मैटर्स ला सकता है मैरिटल लाइफ में, जो मन के ऊपर प्रभाव कर सकते हैं। इस चीज से थोड़ा सा बचना होगा, इस चीज को समझ लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि चंद्रमा से जो 7th हाउस लॉर्ड बन रहे हैं वो चंद्रमा से अगर देखें तो 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि लाभ की स्थिति है। तो यहां पर चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं, अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे ध्यान देना जरूरी है, सूर्य कुंडली से 7th हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है वो सूर्य से 12वें बैठा हुआ है। सूर्य आत्मा दर्शाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो मैरिड लाइफ है उसमें सूर्य आत्मा अगर माने तो उसमें कुछ थोड़ी सी परेशानी और चुनौती महसूस हो सकती है। तो ये तो मैरिज को लेकर तीनों लग्नों से जो ओवरऑल कंटेक्स्ट निकलता था वो था। अब इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। मैरिड लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 8th हाउस, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो 8th हाउस से देखी जाएगी। तो 8th हाउस का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त है,
इस वजह से भी आपको जो हैप्पीनेस ऑफ मैरिज है उसको मिलने में चुनौती मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो मेन प्लैनेट्स आए हैं जो कि मैरिज को कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। एक मरकरी, क्योंकि वो 8th हाउस का लॉर्ड है और उसके बाद वो जाके क्या हुआ है आपका कहीं ना कहीं अस्त हुआ है। दूसरा जो कारक होता है फॉर द मैरिज जुपिटर, वो अधि शत्रु राशि में बैठा है जहां पे कि वो परेशान है। ये दोनों ही मेन रीजन माने जाएंगे मैरिज के डिले होने का। ठीक है, अब देखिए 8th हाउस जो है, 8th हाउस के ऊपर शनि और मंगल दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। इस कारण से मैरिज जो है उसको कुंडली मिलाकर ही करने की सलाह देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वही मैं कह रहा हूं मंगल द्वितीय भाव राशि में बैठा है, फिर टू मैरिज कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे, 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड ही मंगल है, उसको हम उतना नेगेटिव नहीं मानेंगे। लेकिन शनि जो है उसकी दृष्टि जब 8th पर आएगी तो ये थोड़ा सा चुनौती देने वाली स्थिति पैदा कर सकती है, इस चीज को समझिएगा। इसलिए कुंडली को मिला के मैरिज करना होगा, इवन दो कि यहाँ पे चार्ट मांगलिक नहीं है, परंतु चुनौतियां फिर भी बन सकती है। अब देखिए अगली चीजें, अगर ये नवमांश की कुंडली देखें तो वर्गोत्तम नवमांश है। ठीक है, वर्गोत्तम नवमांश में प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, जुपिटर जो है वो अपनी ही राशि में बैठ के दृष्टि दे रहे हैं आपके 8th हाउस को, जिससे कि मैरिटल हैप्पीनेस को मेंटेन रखा जा सके। ठीक, दूसरी बात यहां से आप चीजों को क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं इसे ही किस्मत की कुंडली मानूं, क्योंकि ये तो सीधे सीधे लगन के बराबर हो गई, तो यहाँ पे आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, वो 8वें भाव में जाके बैठा है। 8वें में बैठेगा तो कहीं ना कहीं देरी दर्शाएगा। ठीक, तो इस कारण से डिले हो रहा है, और यहाँ पे डिले हो भी रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको कम से कम वो कम कर रहा है, तो वो प्लस पॉइंट के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब सवाल आपका ये था कि मैरिज किस ड्यूरेशन में मुमकिन हो सकती है। अगर नवमांश की कुंडली को देखें तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा रिजल्ट करा सकती है। ठीक है, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा रिजल्ट करा सकती है, प्रत्यंतर अगर सूर्य का मिल जाए तो एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन जो बनती हुई दिख सकती है उसमें पहले समझते हैं। इस कुंडली में सभी ग्रह षडबल में तो स्ट्रांग हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। इस कुंडली में सभी ग्रह षडबल में तो स्ट्रांग हैं, लेकिन विमशोपक बल यानी अपनी दशाओं के रिजल्ट्स को करने में सक्षम नहीं है। जो ग्रह सक्षम है वो कौन से हैं समझ लीजिए, शनि, शुक्र और मंगल, इसके अलावा गुरु, राहु। क्योंकि ये विमशोपक बल 20 पॉइंट है, यानी आप मान लीजिए कोई एक टेस्ट हो रहा है, आउट ऑफ 20 आपको कितने पॉइंट्स मिले, तो आउट ऑफ 20 कम से कम मिनिमम 50% तो होना चाहिए, तब वो रिजल्ट कहीं ना कहीं वो दशा अपना रिजल्ट दिखा पाती है। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि आप प्रयास तो कर रहे हो, राहु अपनी महादशा में चल रहा है, राहु अपनी महादशा में 10.6 कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसको पीछे उतना सपोर्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि सूर्य में 9.9 है, 10 से कम, चंद्रमा जो है वो भी 9 है, 10 से कम, बुध जो है वो 8.6 से बहुत ही ज्यादा कम, और बुध हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 8th हाउस का लॉर्ड है, नॉट मिड पॉइंट बट 8th हाउस का लॉर्ड है, मैरिटल हैप्पीनेस वहीं से, इसलिए उसकी दशा भी वहां पे कमजोर सी नजर आती है। तो यहाँ पे आपको इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, स्पेसिफिकली आपको बुध की स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाना होगा, और इस लगन के अंदर आप बुध के स्टोन को यूज कर सकते हो
रीजन ये कि उसकी जो पॉजिटिव मूल त्रिकोण राशि है वो 5th हाउस में कनेक्टेड है। ऐसे में लव मैरिज के चांसेस भी इस कुंडली में बनते हैं, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ हुआ है, और बुध जो था कंबर्स्ट भी था, इस कारण से भी उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है। इसके अलावा दशाओं में हम देख ही रहे, लगन कुंडली में अगर हम देखें तो राहु जो बैठे हैं वहां से शुक्र 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस में बैठे हैं तो दोस्ती के मामले में अगर बात करें, नेचुरली दोनों के दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। तात्कालिक रूप से क्योंकि 9th हो रहे हैं तो शत्रु हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपस में ये दोनों न्यूट्रल हैं। आपस में दोनों न्यूट्रल है, इससे हमारा मतलब हो जाएगा आपको जो आप एफर्ट कर रहे हो वो आपको एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे थोड़े से ज्यादा, और उसमें भी आपको प्रिंट मीडिया का सहारा ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वीनस की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा चीजें स्पीड अप हो सके। मर्क्यूरी को स्ट्रेंथ करना भी जरूरी बनता है। ये कंडीशन बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हो एक तो मर्क्यूरी जो बैठा हुआ है वो भी किस तरह से बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है अपने शत्रु के घर में जाकर, और वैसे भी वो तात्कालिक रूप से मंगल से शत्रु है। इसीलिए हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज यानी कि जो मर्क्यूरी की प्लेसमेंट है वो एनेमिकल साइन में मानी जाएगी। पहली चीज इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी बुध की अंतरदशा दशाएं चलती हैं वो पीरियड मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी चुनौती देने वाला माना जा सकता है। गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो पूरी तरीके से अधिशत्रु राशि में विराजित होने के कारण, क्योंकि वो कारक होता है मैरिटल लाइफ का, इसलिए उसकी दशाएं अंतरदशाएं भी चुनौती देने वाली मानी जा सकती हैं मैरिटल लाइफ में। इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की स्थिति को समझिए। चंद्रमा जो बैठा है वो अपने उच्च राशि मूल त्रिकोण दोनों में बैठा है, लेकिन शुक्र जिसके घर में बैठा है वैसे वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, तो शुरुआत तो न्यूट्रल सी से होती है, लेकिन शुक्र क्योंकि तात्कालिक रूप से शत्रु हो गया तो सम प्लस एनिमी इज एनिमी, इस वजह से चंद्रमा जो है वो भी उच्च तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मूल त्रिकोण में भी बैठा है, इसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन उस भाव के स्वामी का उससे षडाष्टक हो जाना मन को बार बार दुखी रखता है। सूर्य जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो मंगल के साथ नैसर्गिक मित्र है, तात्कालिक शत्रु है, इसलिए मैरिटल लाइफ को सूर्य के पॉइंट से देखें तो न्यूट्रल कहेंगे, ना हम उसको बहुत पॉजिटिव ना हम उसको बहुत नेगेटिव कहेंगे। तो दशाओं को आप समझ लो, दशाएं जो आपको इम्पैक्ट पे ध्यान रखना है, गुरु की महादशा, बुध जैसे ग्रह का अंतर या महादशा, ये थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में चुनौती देने वाली दशाएं हो सकती हैं। मैरिज कब होंगी की कंडीशन में जो आंसर बनता है वो यही कि राहु की प्लेसमेंट, राहु शनि से मित्र हैं, नैसर्गिक भी तात्कालिक भी, लगन में बैठे हैं, पॉजिटिव है, उसका 7th हाउस के ऊपर पूरी तरह से दृष्टि है, जिसे हम न्यूट्रल एस्पेक्ट मान सकते हैं। सपोर्ट कौन कर सकता है? सपोर्ट करे वीनस, आगे जाके सन की दशा भी सपोर्ट कर सकती है। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो 2023-24 ये जो पीरियड होंगे 2023-24 वो पीरियड आपको मैरिज के रिजल्ट देते हुए दिख सकते हैं। कंडीशन वही, आपको मर्क्यूरी को स्ट्रेंथ देनी है और जुपिटर को भी सपोर्ट में लाना होगा। धन्यवाद।